Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is Chapter 2 Accounting for Partnership Firm. Let's begin with the topic. Namaskaram. Good morning my dear friends, welcome in my YouTube channel Commerce Students Hub. आप सबका स्वागत है मेरे Commerce Students Hub में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को यहाँ पर क्लास 11-12 की जो अकाउंट्स की लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि सौरभ सर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एक फिक्स टाइम पर आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक जो हमने कल किया था चैप्टर सेकेंड क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें हमने कल देखा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है दो और दो से अधिक लोगों के बीच में जिसमें पार्टनर्स जो हैं तैयार होते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को बिजनेस के शेयर करने के लिए। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा इसका नेचर क्या है। नेचर हमने देखा कि पार्टनरशिप अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें यह कहता है कि जो बिजनेस होता है और जो ऑनर होता है ये दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं, मतलब कि सेपरेट लोग हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए अगर ऑनर कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा या फिर कोई भी चीज इन्वेस्ट करता है तो उस बिजनेस के लिए उसके लिए क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है कैपिटल। ठीक है, और एक तरह का वो लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका कोई ना कोई अपना पर्सनल मोटिव होगा, या तो प्रॉफिट कमाने का मोटिव होगा या फिर सर्विस देने का मोटिव होगा, तो कोई ना कोई तो मोटिव होगा। लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमाने का ही मोटिव है तो उसको हम बिजनेस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बिजनेस का। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से कि जो ये पार्टनरशिप फंड है और जो पार्टनर्स हैं ये दोनों ही एक सेपरेट एंटिटी है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि ये दोनों अलग नहीं है। अगर कंपनी अपना डेब्ट्स या फिर उधार अगर नहीं चुका पाती है तो इस केस में जो पार्टनर्स होंगे उसके पर्सनल एसेट्स को बेचकर या फिर पर्सनल एसेट्स से इसका डेब्ट से चुकाया जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब विशेषता, गुण। तो इसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट 2% तो होते हैं। मतलब पार्टनर तभी होता है जब हम एक व्यक्ति से दो व्यक्ति हो जाते हैं। मतलब पार्टनर्स क्या होते हैं? वन पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। कम से कम पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है, या फिर दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए टू और मोर पर्सन। फिर इसमें हमने यह भी देखा कि अगर हम दो व्यक्ति ले भी रहे हैं मान लीजिए, तो वो दो व्यक्ति कैसे होने चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली कहा गया कि जो व्यक्ति होना चाहिए उसमें ये 3 गुण नहीं होने चाहिए। वो 3 क्या? तो वो व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब कि माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब वो कब क्या करता है उसको ये याद रहना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब होता है 18 साल से कम का बच्चा या फिर कम का व्यक्ति वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहता है कि वो किसी भी कोर्ट के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। मतलब जैसे कोई होता है ना, फ्रॉड काम करता है, चीटिंग एक्टिविटी करता है, तो उसको कोर्ट के ऊपर से स्टाम्प लगा दिया जाता है, कोई इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। तो अगर वो ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है जो चीटिंग का काम करता है, जो फ्रॉडिंग का काम करता है, तो वहां पर ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है सो वो कोलैप्स हो जाएगा। और फिर वहां पर अगर और कॉन्ट्रैक्ट भी है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएंगे, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट कैसे बांटना है।
तो प्रॉफिट कैसे बांटना है वो उनमें फिक्स होता है कि या तो वो आधा आधा बांटेंगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, या फिर रेशियो होता है, रेशियो के अनुसार वो बांटते हैं। रेशियो जैसे 2:3:1, जैसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 10,000 को 2, 3, 1 में डिवाइड करके आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, या फिर आधा आधा बांट लेंगे, जैसा भी होगा, ठीक है। उसके लिए कि प्रॉफिट शेयरिंग कितना होना चाहिए, तो अगर बाद में डिस्प्यूट ना हो, लोग भूल ना जाए, उसके लिए जरूरी है एग्रीमेंट होना। क्या होना? एग्रीमेंट। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक पार्टनर्स को इस फर्म से क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, वो चीजें उसमें लिखी होती हैं। तो वहां पर सब कुछ लिखा होता है कि अगर वो कैपिटल दे रहा है तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको, अगर वो ड्रॉइंग करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है, प्रॉफिट शेयरिंग कितना वो दे रहा है, अगर कोई लोन दे रहा है तो कितना दे रहा है, उसमें इंटरेस्ट कितना है। तो पार्टनर्स के द्वारा कोई भी चीज होता है या फिर पार्टनर्स को रिसीव किया जाता है या पार्टनर्स को दिया जाता है, कितना दिया जाएगा वो सब कुछ जो है सो एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसमें जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि अगर मान लो आपने एग्रीमेंट तैयार भी कर लिया, ठीक है, आपने पर्सन ढूंढ भी लिया, ठीक है, अब जरूरी है कि जो बिजनेस हो वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए, वो उससे बाहर नहीं है। चीटिंग वगैरह होता है ना, चीटिंग का फ्रॉडिंग एक्टिविटीज होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो जब आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं तो उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का होना चाहिए, ठीक है, वहां पर कोई वेंचर नहीं होना चाहिए, कोई वहां पर आपका चैरिटी एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या होता है, हमारा बिजनेस का तो मतलब ही नहीं बनता, उसमें हम चैरिटी करते हैं जहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है, डोनेट करते हैं। तो ये सब हो गया जो बिजनेस के अंदर नहीं आता है। तो हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ये पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स लॉसेस को भी बियर करेंगे, मतलब प्रॉफिट होता है तो आपस में बांट लेंगे, लेकिन अगर लॉस होता है तो रिटर्न में होना चाहिए कि लॉस कौन सा पार्टनर शेयर करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है, इसके आधार पर ही उसको शेयर किया जाता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो कहता है पार्टनरशिप कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग बाय देम फॉर ऑल, ठीक है, एक्टिंग बाय देम फॉर ऑल, मतलब ये कह रहा है कि उसमें जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स जो है सो इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि जो पार्टनर्स है वो सभी के लिए काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स जो है सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका, बाद में हम पढ़ा राइट्स क्या क्या होता है, मतलब एक फंड, एक पार्टनरशिप फंड में पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं। उसमें हमने देखा कि पार्टनर्स के पास एक यह राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है। दूसरा हमने देखा कि वो आपका मैनेजमेंट, बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट ले सकता है, ठीक है। उसका अधिकार है कि वो अगर लोन देता है कंपनी को, फर्म को, तो वो फर्म से इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है, एज ऑन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद उसका अधिकार है कि वो कंपनी में क्या चीज चल रहे हैं, फर्म बिजनेस के अफेयर्स को जानने का उसका पूरा अधिकार है कि बिजनेस में चल क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि उसके पास यह भी अधिकार राइट होता है कि वो नए पार्टनर्स को अलाउ कर सकता है एंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स है पार्टनर्स के पास जो पार्टनरशिप फर्म में मिलता है, और ये सभी चीजें उनको तभी मिलता है जब रिटन डॉक्यूमेंट होता है, आपका पार्टनरशिप डीड बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये पार्टनरशिप फर्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या उसमें हमारे को एग्रीमेंट होना जरूरी है? तो जी बिल्कुल नहीं, अगर वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इन फ्यूचर, मान लीजिए आपका अभी आप दोस्त हैं, अच्छे हैं, नए नए हैं, आपने दोनों को आपस में बातचीत कर लिया, वो लड़का हो सकता है आपसे चालाक हो या फिर कुछ भी है,
आपसे चालाक हो, वो आपको मतलब अपने साथ मिलकर काम कर रहा है लेकिन वो अलग से कुछ और कर रहा है जो आपकी बिजनेस को डाउन कर सकता है, तो इस केस में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में आप उसका केस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रूफ मांगेगा और प्रूफ के रूप में आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, वो होना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वायलेशन होता है, कंपनी में डिस्प्यूट्स होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं विद प्रूफ। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट है हम तैयार तो कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए या रिटन होना चाहिए? तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, बट उसमें ये ध्यान रहे, अगर रिटन होता है तो हम उसको प्रूफ के रूप में हम कहीं भी उसको दिखा सकते हैं कि जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था तो हमने पार्टनर्स के बीच में क्या क्या शर्तें रखी थी, टर्म एंड कंडीशन हमने क्या रखा था, ये सभी चीजें जो है सो उसमें हम उसको मतलब दूसरे को हम बता सकते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप डीड जो हम तैयार करते हैं उसमें क्या क्या चीजें उसमें रहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जो हम तैयार करते हैं उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो होता है उसमें नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस। मतलब कि जो पार्टनर्स फर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्म के प्रोडक्शन में या फिर फर्म को रन करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं अपने लॉस और प्रॉफिट्स को, बिजनेस को, तो वहां पर सबसे पहला जरूरी है कि पार्टनर्स का नाम और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ जो है सो उसका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द फर्म कि वो दोनों पार्टनर मिलकर कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका नाम भी होना जरूरी है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कि एड्रेस, बिजनेस का एड्रेस क्या है, कहाँ है। इसके बाद होना चाहिए नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब कि वो बिजनेस जो है किस तरह की कामों को एक्टिवेट करेगा, मतलब वो कैसा मैन्युफैक्चरिंग का करेगा या फिर सर्विस लेगा या फिर कोचिंग है, मतलब किस तरीके का वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुआ उसका डेट उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने तरफ से कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे किसमें, उस फर्म में, तो वहां पर कहा जा रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है पार्टनर्स, तो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये इंटरेस्ट ऑन कॉलम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉलम में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ये सब उसमें क्या होगा, लिखा होगा। फिर उसके बाद इसमें प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट कहता है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, अब पार्टनर्स को जरूरत पड़ सकती है, तो पार्टनर्स क्या करता है अपने अकाउंट में से, मतलब अब फर्म में से पैसा निकाल लेता है, तो अगर ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल कामों के लिए, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। तो अगर पार्टनर्स भी अपने पर्सनल कामों के लिए ड्राइंग करते हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले कॉलम में उसको हम एंटर करेंगे कितना इंटरेस्ट उस पर लगेगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है, तो कितना किस रेशियो में आपस में प्रॉफिट और लॉसेस को है हम शेयर करेंगे। ठीक है, फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर जो है सो लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है फर्म को, तो लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, ये चीजें उसमें लिखा हुआ होगा। इसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि सैलरी, मतलब पार्टनर्स को सैलरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सभी उसमें चीजें लिखे होंगे। फिर इसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है कि आपकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, तो उसका हम क्या करते हैं अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस अमाउंट उससे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू जो है सब किस मेथड से निकाली जाएगी, तो 3 तरह के मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। ठीक है, हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है स्ट्रेट मेथड, ठीक है,
एक होता है वेटेज मेथड, तो और एक और होता है। तो हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या करते हैं गुडविल का वैल्यू किया जाता है। हम इसको गुडविल वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। ठीक है। इसके बाद है आपका वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट। जो कंपनी का एक एसेट होता है, एसेट मतलब क्या होता है, मतलब संपत्ति, जिसका यूज करके वो अपने क्या करता है, फर्म को रन करता है। जैसे मशीन है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का फर्म है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन चाहिए, लैंड चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का वैल्यूएशन करना। अब आपको पता है कि जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उसमें हमेशा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो हर साल जो है डेप्रिसिएशन लगाकर उसकी एक्चुअल करंट में उसकी वैल्यू कितनी है ये हम तय करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किस तरीके से किए जाएंगे, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होगा। वहाँ पर दो तरह का मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल एक ही रेट से क्या होता है, माइनस किया जाता है। और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में होता है कि हर साल रेट तो फिक्स होता है, इंटरेस्ट रेट जैसे होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 20% जो भी है, तो वो तो फिक्स होता है। लेकिन वो जो 10%, 20% है वो किस पे लगाया जाता है, जो अगले साल में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। मतलब मान लो फर्स्ट ईयर है, अभी फर्स्ट ईयर में मान लो 10,000 है, ठीक है। 10,000 के ऊपर हमने 10% लगाया 1,000, तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर दिया 9,000, ठीक है। अब फिर सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां पर हमारे जो मशीनरी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9,000। अब 9,000 में से हम लगाएंगे 10%, इसमें से 9,000। तो डिमिनिश्ड वैल्यू पर इंटरेस्ट लगाया जाता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जैसे 10,000 का है तो एक साल हमने लगा दिया 10% का 1,000, तो वही 1,000 जो है सो आगे भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी है 10,000 का, 1,000 माइनस कर दिया 9,000 अगले साल का हो गया, फिर 9,000 पर फिर हमने 1,000 माइनस किया, फिर 1,000। मतलब कि वो जो रेट है 1,000 का वो हर साल, मतलब जब तक फर्म में वो मशीन है तब तक उस पर 1,000 का ही चार्ज लगेगा, ठीक है। इसके बाद उसमें लिखा होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या फिर कोई नया आता है एडमिशन, तो उस समय जो पार्टनरशिप के बीच में जो सेटलमेंट होना चाहिए वो कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि जो पार्टनरशिप में एंटर करेगा कोई नया आदमी, वो यही सोचकर करेगा ना कि हाँ ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें एंटर करके अपना प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ाऊं और साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा काम। तो वो कहता है ठीक है, तो वो जुड़ जाता है। तो अब वो जो अंदर जो 3 लोग पहले से हैं पार्टनर, तो वो कहते हैं कि भाई तुझे कुछ अपने साथ लेके आना पड़ेगा। तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, ठीक है, और भी कुछ चीजें लेकर आता है। तो वो जो है सो ये जो करंट में जो हमारे साथ पार्टनर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें इसमें हम लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि अकाउंट्स कब क्लोज होगा। आपको एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंट्स जो है सो नॉर्मली हर साल 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर जहां पर फिनिश होता है, क्लोज होता है। क्लोजिंग जो डेट होता है वो 31 मार्च होता है हमारे इंडियन सिस्टम में। तो और क्यों होता है, क्योंकि 31 मार्च को ही जो सेटलमेंट ऑफ या फिर सबमिट ऑफ टैक्स वगैरह है, इनकम वगैरह है, वो 31 मार्च तक ही पेमेंट किए जाते हैं उसके बाद। तो वहां पर जो इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड माना गया है वो माना गया है 31 मार्च, ठीक है। फिर इसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये सभी चीजें उसमें लिखे होंगे, किसमें, आपके पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप कब तक चलने वाला है वो लिखा होता है। आपने किसी फिक्स पीरियड के लिए आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर वो हमेशा के लिए किया है, या फिर जब चाहे तब पार्टनरशिप जो है सो खत्म हो सकता है पार्टनर्स के समझौते के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद। इसके बाद है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। तो बैंक, हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, तो बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किए जाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म का, ये भी देखा जाता है। इसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या कहता है कि पार्टनर जब मरेगा तो उस समय क्या सेटलमेंट किया जाएगा। उस समय कंपनी को कंटिन्यू किया जाएगा, फर्म को कंटिन्यू किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टनर दो ही है, ठीक है, और एक मर गया तो वैसे ही पार्टनरशिप खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर
3 है और उसमें से एक मर गया, तो अब ये दोनों डिसाइड करेंगे कि पार्टनरशिप जो हमारा फंड है वो कंटिन्यू रहे या फिर डिसॉल्व कर दें। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब होता है कि जो झगड़े हो जाते हैं, जो कंफ्यूजन हो जाता है, उसके कारण बड़े बड़े झगड़े होते हैं, उसको कैसे सेटल किया जाएगा, उस चीज को हम जहां लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स। लिस्ट में हमने 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के क्या फायदे हैं। मैंने बताया ना कि इसका फायदा है, वो फायदा ये है कि इसमें पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे हमारे बातचीत होते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें अपने पक्ष में रखते हैं, तो उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो हम मानते हैं, कुछ चीजें नहीं मानते हैं। तो वो चीजें अगर लिखा हुआ होता है तो हमारे को इन फ्यूचर अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसे कोर्ट में इशू कर सकते हैं या फिर उसको दिखा सकते हैं कि भाई देख, हम दोनों के बीच में ऐसे ऐसे समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास रिटर्न में नहीं है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उस बातचीत का, तो आप वहां पर आप अपने आपस में बात नहीं कर सकते और डिस्प्यूट्स को खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो मेहनत होगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप जो डीड है वो होना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि वायलेशन और डिस्प्यूट्स को रोकता है, और इसमें लिखा होता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स के अधिकार क्या है और उसमें कर्तव्य क्या है, ये उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो पार्टनरशिप फंड है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, तो उस केस में पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है फंड में तो क्या होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो अलाउ नहीं होंगे पार्टनर्स को, इन चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वहां पे क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल मतलब 1:1:1। अगर मान लीजिए कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर वो बंदा कोई एक कैपिटल लाता है तो उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर वो कोई ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग मतलब पैसा निकाल रहा है फंड से, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अगर पार्टनर्स लोन दे रहे हैं, अगर पार्टनर्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं फंड को, तो वहां पर उनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% का, चाहे वो फंड प्रॉफिट अर्न करे या फिर लॉस अर्न करे। ठीक है, इसके बाद आपको जो लास्ट है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब पार्टनरशिप डीड है आपके पास तो उसमें आप लिखा होगा आपने कि पार्टनर्स जो नया आएगा, न्यू एडमिशन होगा पार्टनर्स का, वो किस तरीके से होगा। अगर नहीं है, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का, तो वहां पर आप किसी भी नए पार्टनर्स को एंट्री नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में और क्या क्या चीजें बताई गई हैं प्रोविजंस के रूप में। ठीक है, तो पहला देखिए, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर सभी पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं तो जो माइनर मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फंड में पार्टनर्स के लिए सही नहीं है, उसको अवॉइड किया गया है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो एक्सेप्टेबल है तब जब सभी पार्टनर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। यह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 में कहा गया है। A partnership may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with an express agreement among the partners। कह रहा है कि जो नया पार्टनर होगा, नया एडमिशन होगा पार्टनर्स का, वो तभी अलाउ किया जाएगा जब सभी पार्टनर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं या फिर एग्रीमेंट में उसके लिए कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यह कहा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 31 में। फिर इसके बाद कहता है अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टीज और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द अमंग द पार्टनर्स। कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो उसके लिए वो सभी जो दूसरे पार्टनर्स हैं उन सभी से बात करेगा। ठीक है, अपने नोटिस देगा उसको और फिर उसके बाद वो रिटायर हो सकता है।
या नहीं तो कुछ जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो हमारे साथ 2 साल 3 साल ही काम करेगा, वो 3 साल के बाद वो रिटायर हो सकता है, ठीक है, अपने आप। तो ये कहा गया है सेक्शन 32 में। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। कह रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी भी है और कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहा गया है सेक्शन 69 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 69। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। क्या कह रहा है, भले ही पार्टनर्स ने एग्री किया पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, कि फर्म जो है सो कब डिसॉल्व किया जाए, लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर का डेथ हो जाता है बीच में ही, तो उस समय पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 35 में। It should be noted that the provision of Indian Partners Act 1932 are applied when partnership deed does not exist or when it exists but it does not have the clause to this effect। मतलब कह रहा है कि ये जो अभी मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 69 और सेक्शन 35, ये कह रहा है कि ये चीजें जो हैं तभी लागू किए जाएंगे, ये तभी एप्लीकेबल है जब पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर अगर एग्रीमेंट है भी, पार्टनरशिप डीड है भी और इन सब चीजों के लिए उसमें कोई क्लोज ना बना हुआ हो, ठीक है। तो इस केस जो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, कैसे एडमिशन करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं जरूरी, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि पार्टनरशिप जो है अकाउंट्स अगर तैयार करते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके जर्नल एंट्री और उसकी पोस्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे करते हैं, जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है। कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड अकाउंट होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं, कैसे हम पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे पार्टनर्स की शेयरिंग को दिखाते हैं, जो पार्टनर्स का शेयर है, जो पार्टनर्स का हक है, जो उसके ट्रांजेक्शन्स हैं उसको लेकर वो कैसे हम एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस में अकाउंट्स में कैसे उसको हम शो करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस लव। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव।